मेरा पति पूछा करता कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, क्योंकि मैं अभी बच्चा नहीं चाहता। इसलिए अगर ऐसी कोई बात हो तो मुझे सबसे पहले बताना। मेरा पति एक काम और करता था जो बहुत ही अजीब बताता है। रोज शाम को मुझे साथ एक वीरान जगह ले जाता और वहां बने खाली कमरे में बंद कर देता। उस कमरे में बहुत ही अजीब लगता था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होती, मुझे नींद आने लगती थी और मैं गहरी नींद में चली जाती। अगले दिन मेरी आंख खुलती थी तो मैं अपने घर के बेड पर मौजूद होती थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं होता था। मेरे सास ससुर मुझे नफरत से देखते थे, यहाँ तक कि मेरे तो सास बातचीत करना भी बंद कर दिया था। घर के कामों को भी हाथ नहीं लगाने देती और घर के काम के लिए कामवाली रखी थी, लेकिन वह काम वाली हर वक्त अपने आप को चादर में छुपा कर रखती। यहाँ तक कि उसके हाथ पैर भी नहीं दिखते थे। बाद में पता चला कि वह काम वाली गूंगी है, बोल नहीं सकती। लेकिन एक दिन मैंने अपने ससुर के साथ राज की बात करते सुना था, जिसे सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। हकीकत जानकर मैं दंग रह गई। अपने पति को बताना चाहा तो उसने मुझे डांट कर चुप कर दिया। मैं बड़ी परेशान थी। उन्हीं दिनों में प्रेग्नेंट हो गई। मेरे पति को जैसे ही यह बात पता चली, उसने मेरी प्रेगनेंसी गिरवा दी। मैं बहुत रोई और फिर ऐसा ही 3 बार, लेकिन तीनों ही बार मेरे पति ने मेरी प्रेगनेंसी दी। चौथी बार फिर जब मैं उम्मीद से हुई तो मैंने ये राज अपने पति से छुपा लिया और उसको नहीं बताया, और जो मेरे पेट का साइज बढ़ने लगा तो मेरे पति के पसीने छूट गए। वह मेरे सामने रोने लगा कि अगर यह बच्चा पैदा हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे। तो इससे आगे वह बात अधूरी छोड़ देता और मैं परेशान हो जाती कि आखिर वह ऐसा क्यों करता है। भला वह अपने बच्चों को ही दुनिया में आने से क्यों रोकता है। लेकिन इस बार अपने पति की लाख कोशिशों के बावजूद भी मैंने अपने बच्चों को बचा लिया था। लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी के दिन पास आने लगे, मेरे पति की हालत खराब से खराब होती जा रही थी। और फिर जैसे ही डिलीवरी का दिन आया तो डॉक्टर ने जैसे ही बच्चा मेरी गोद में दीपक, तो मैं मार मार कर रोने लगी, क्योंकि वह बच्चा तो मेरा नाम प्रिया है। मैं गुजरात के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरी शिक्षा 10वीं क्लास तक ही हो पाई थी। आगे पढ़ने का तो बहुत शौक था मेरी। अभी काफी पढ़ी लिखी थी और पापा अनपढ़ थे। पापा का अपना बड़ा कारोबार था। मेरे माँ बाप ने बहुत मोहब्बत थी, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मेरे पापा एक ऐसे खानदान से संबंध रखते थे, जबकि कुछ अपने पुराने जमाने की रखनी थी। उसूल है जो मेरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन पापा अपने खानदान की रत्नों के खिलाफ मम्मी को नहीं जाने देते थे। उनका कहना था कि हमारे बड़े बूढ़ों ने बहुत सोच समझकर यह रस्मों रिवाज बनाए थे, जिन्हें तोड़कर पाप के भागीदार नहीं। लेकिन मेरी माँ को ये रस्मों रिवाज समझ नहीं आते थे। ऐसे रस्मों रिवाज का क्या मतलब है जिनका धर्म से भी कोई लेना देना नहीं था। फिर भला इन रस्मों रिवाज की क्या जरूरत थी। लेकिन पापा इन रस्मों रिवाज से इतनी जुड़े हुए थे कि इन रस्मों रिवाज के आगे उन्हें अपने बच्चे भी दिखाई नहीं देते थे, और पापा ही नहीं हो, खानदान का हर एक मर्द इन रस्मों रिवाजों को अपनी जान से भी ज्यादा था। एक तो उनके खानदान का ये रिवाज था कि बेटी की शादी खानदान से बाहर नहीं होगी। अगर बेटी की शादी होगी तो वह खानदान की ही किसी लड़के या मर्द से होगी। गैर बिरादरी से लड़की हो सकती है, जैसे फिल्म आई थी, लेकिन जा नहीं सकती। फिर चाहे बिरादरी में शादी का जोड़ा हो या ना हो, उम्र का फर्क भी भुला दिया जाता था। फिर चाहे लड़की 18 साल की और मर्द 50 साल का, या फिर लड़की 18-19 साल की और लड़का 14-15 साल का ही क्यों ना हो। जैसे ही लड़की 18 साल की होती, उस बिरादरी के किसी लड़के के साथ बांध दिया चाहता था। अगर कोई लड़की अपने कदम बाहर उठाने की कोशिश करती तो उसे बिरादरी और घर से तमाम रिश्ते तोड़ दिए जाते थे।
यहाँ तक कि कभी कभी तो लड़की को इन रस्मों रिवाज की बलि चढ़ा दिया जाता था। उनकी जिंदगी लेकर दूसरी औरतों की शिक्षा को लेकर मेरे पापा के खानदान का मानना था कि औरत को ज्यादा शिक्षा देना जरूरी नहीं है और तू की शिक्षा को बेकार माना जाता था। अगर लड़की ज्यादा पढ़ लिख ले तो उसे बुरा समझा जाता था। वजह ये थी कि ज्यादा शिक्षा हासिल करने के बाद औरत खुद के पैरों पर खड़ी हो जाती है और फिर मर्दों के चलाती है। मेरी माँ मेरे बाप के सामने आकर खड़ी हो जाती थी जब भी उन्हें कुछ गलत होता दिखाई देता था, और तुमको ये बिरादरी वाले अपनी जागीर समझते थे, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। और सबसे दर्दनाक के बाद था कि कुछ भी हो जाए औरत तलाक नहीं ले सकती थी और ना ही उसे तलाक दी जाती थी। अगर औरत नापसंद भी हो तब भी उसे जिंदगी से तो निकाल दिया जाता था, लेकिन आजाद नहीं किया जाता था। वह सारी जिंदगी अपने पति के नाम पर बैठी रहती थी, लेकिन तलाक लेकर अपना दूसरा घर नहीं बता सकती थी। इनका कहना था कि डोली बाप के घर से निकली है तो अर्थी पति के घर पर ही उठेगी और तुमको जो हक दिए जाने चाहिए, इन लोगों ने वो औरत से छीन लिए थे। पति का एक ऐसा ही व्यवहार करें, चाहे मारपीट जानवरों जैसा व्यवहार करें, लेकिन औरत को फिर भी अपने पति के नाम से ही जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। बिरादरी वालों का कहना था कि यह औरत का फर्ज है कि वह अपने पति की सारी बातें माने, लेकिन मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी और तमाम रस्म रिवाज के सख्त खिलाफ। लेकिन आखिर कब तक खिलाफ रहती आंखें थी तो वह औरत ही दूसरा, उनके साथ खड़ा होने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन माँ की बातों से पापा की सोच में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर आ गया था, लेकिन वह भी पुराने ख्याल के खानदान की रस्मों रिवाज से बंधे हुए मर्द थे। खानदान वालों की नाराजगी लेकर उन्होंने मुझे 10वीं क्लास तक पढ़ाई करा दी थी, लेकिन उसके बाद मेरी मम्मी ने लाख कोशिश की लेकिन आगे नहीं पाया और मेरे 18 साल के होते ही मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे थे, या जो मुझसे 10 साल बड़ा था और बिल्कुल साहिल और अनपढ़ था, गुस्से का तेल और इतना बदतमीज कि जो भी उसको देखता अपने कानों पर हाथ रखे। तथा मेरी माँ ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया कि मेरी शादी है जाहिल आदमी से हरगिज नहीं करेगी। और उस दिन पापा ने माँ को तलाक की धमकी दी थी कि अगर हमारे खानदान की रस्मों रिवाज को तोड़ने की कोशिश की तो फिर यह भी टूटेगी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुनते ही मम्मी के साथ साथ में भी दंग रह गई थी। यहाँ पर जाकर मम्मी कमजोर पड़ गई और फिर पापा की ही मर्जी चली और 2 महीने में ही धूमधाम से मेरी शादी पापा के उस जाहिल और बदतमीज दोस्त के बेटे पर हो गई। मेरे पति का नाम राहुल था। देखने में तो काफी अच्छा था, लेकिन वही पुरानी सोच का मर्द था जिस सोचकर मेरे पापा थे। शादी की पहली रात में दुल्हन बनी बैठी थी, काफी डरी सहमी हुई थी। जब कमरे में राहु आया और मुझे बहुत नरमी से और मोहब्बत से बात की, मुझे शादी की पहली रात का गिफ्ट भी दिया और मुझसे बातें करने लगा कि हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। कि यह बातें सुनकर मैं हैरान रह गई कि मैं तो उसके बारे में बहुत ही गलत सुन रखा था, लेकिन फिर मैं कुछ भी हो गई। मेरा सारा डर अब गायब होने लगा था। मैंने राहुल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। हम कुछ देर बैठकर बातें करते रहे। जब आई राहुल ने ऐसी बात बोली जिसे सुनते ही मैं दंग रह गए। हमने कहा कि अब हम बेस्ट फ्रेंड है तो तुम मुझे अपनी सारी बातें बताओगी, छोटी से छोटी भी और बड़ी से बड़ी भी। मैंने कहा ठीक है। फिर राहु ने आगे कहा कि जब हम अच्छे दोस्त बन ही गए हैं तो हम एक दूसरे की सारी बातें भी मानेंगे। मैं जो बोलूंगा वह तुम खुशी खुशी मानूंगी और हमारे बीच कोई भी राज किसी को नहीं बताएगा। मैं मान गई। फिर वो मुस्कुराया और बोला, जब भी तुम प्रेग्नेंट हो तो ये बात सबसे पहले मुझे ही बताओगे। वैसे तो मैं पूरी सावधानी रखूंगा, लेकिन फिर भी किसी तरह तुम प्रेग्नेंट हो जाओ तो मुझे जरूर बताओगी और जब तक मैं नहीं कहूंगा किसी और को नहीं बताऊंगी। राहुल की बातें सुनकर मैंने शर्म से चेहरा झुका लिया। मैंने राहुल की सारी बातें मानने का वादा किया।
राहुल ने प्यार से मेरे हाथों को थाम लिया और मुझसे वादा किया कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैं भी खुश हो गई और उसके सीने से लग गई। उसके बाद राहु मेरा बहुत ख्याल रखता, मुझे खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन एक बात रोज कहता कि अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम प्रेग्नेंट हो तो सबसे पहले मुझे भी बताना, मेरे अलावा किसी को नहीं। मैं कहती तुम इतना परेशान क्यों हो, हम सावधानी बरत रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मुझे हैरत होती है कि कितनी सावधानी रखने के बावजूद राहु इतना परेशान क्यों रहता है। ऐसा जज्बा मेरी प्रेगनेंसी को लेकर कितना डरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं राहु के साथ बहुत खुश थी क्योंकि वह मेरा बहुत ध्यान रखता था। लेकिन एक बात जो उस घर में बहुत ही अजीब थी, मेरा पति हर रोज शाम को मुझे अपने साथ बाहर लेकर जाता, ये कहकर कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, और आबादी से दूर एक कमरे में ले जाकर छोड़ देता। मैं कमरा बहुत ही पुराना बंजा सा था, लेकिन अंदर से बहुत ही खूबसूरत था। उस कमरे में जाते ही मुझे नींद आने लगती और कुछ ही देर में मैं सो जाती और फिर मुझे कुछ याद नहीं। अब अगले दिन मेरी आंख खोलती, मैं अपने घर में मौजूद होती। मेरी सांस मुझे अजीब सी नजरों से और गुस्से से घूरती रहती। पहले तो वह मुझसे बहुत ही मोहब्बत करती थी, बहुत ही अच्छे से पेश आती थी, लेकिन अब तो बस गुस्से से घूमती रहती थी। मेरे ससुर ने भी मुझसे बातचीत करना बंद कर दी थी। मैं अपने पति राहु के बारे में पूछती तो वो कुछ नहीं बताता, बल्कि कहता कि तुम्हारा जानना जरूरी नहीं। एक बार राहुल फोन पर किसी से बात कर रहा था। ये सुनकर मुझे पता चला कि वह रोज मुझे एक कमरे में छोड़कर शहर चले जाता है, लेकिन अगर उसे शहर ही जाना है तो वह मुझे उस कमरे में बंद क्यों कर जाता है। मुझे घर में छोड़कर भी तो जा सकता है, और फिर मुझे शक्ति से मना कर देता कि इस बारे में अपने घर वालों को भी कुछ मत बताना। अक्सर जो कर रहा था, मैं बहुत परेशान होती है कि आखिर वह मुझे अकेला छोड़कर शहर क्यों जाता है, जबकि उनका कारोबार तो गांव में ही था, और जब वापस आता तो बिगड़े हुए बाल और ऐसा लगता है कि जैसे कितना बीमार है। मैं पूछती क्या हुआ तो वह भड़क जाता। उसका गुस्सा देखकर मैं डर जाती। लेकिन जब मेरे ससुर ने पूछा कि राहुल क्या तुम शहर गए थे तो वह साफ इनकार कर देता। जिद पर मेरे ससुर भी भड़क जाते और दोनों बाप बेटे में बहस हो जाती है। यही सब कुछ चल रहा था। उन्हीं दिनों मेरे ससुर ने घर पर एक कामवाली रखी। ये देखकर मुझे धक्का का लगा कि वह काम वाली किचन के कम खाना पकाना वगैरह कर रही है, जबकि हमारी बिरादरी में किचन के काम सिर्फ घर की औरतें यानी पत्नी बहन बेटियां बहू ही करती थी, तो फिर मेरे ससुर ने कव्वाली कैसे रखें। कामवाली को देखकर मेरे सास में तो बहुत ही बवाल मचाया था। इसका इल्जाम मुझ पर ही डाल दिया कि घर की हालत तुम्हारी वजह से हुई है। मैं बहुत कोई खिचड़ी पक रही थी और ऐसी खिचड़ी पीते घर की बुनियादी हिला डाली थी। नौकरानी हर समय अपने चेहरे को यहाँ तक कि अपने पूरे शरीर को ही ढक कर रखती थी। अपने पैरों तक पर चुनाव लड़ा कर रखी थी। मेरे ससुर के अलावा किसी से कोई बात नहीं, ऐसा लगता है जैसे वह गूंगी है, लेकिन मेरे ससुर के सामने ही उसकी जबान खुल जाती थी। मुझे अपने ससुर और नौकरानी पर शक होने लगा था। मैंने यही बात राहुल के सामने करना चाहे तो वह आग बबूला हो गया, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया कि अब ना तो मैं किसी को कुछ कहूंगी। जो घर से दूर गिराने में है, नहीं अपने ससुर और उस नौकरानी को अकेला छोड़ दूंगी। जब शाम के समय राहुल मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा तो मैंने साफ मना कर दिया। मेरे मना करने पर राहुल का रंग गुस्से से लाल हो गया, लेकिन मैं नहीं मानी। फिर भी जबरदस्ती वह मुझे अपने साथ ले गया। मेरे लाख मना करने के बावजूद वह मुझे अपने साथ घसीट चला गया। अगले दिन जब मुझे होश आया, मेरा बुरा हाल था। पूरा शरीर दर्द कर रहा था, चक्कर भी आ रहे थे। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे होश में आकर देखते ही राहुल ने मुझे अजीब सी नजरों से बुरा कहने लगा।
कैसा महसूस कर रही हूँ? मैंने कहा, बहुत थका थका महसूस कर रही हूँ। चक्कर भी आ रहे हैं। उसने एकदम चौंक कर पूछा, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? उसके सवाल मुझे बहुत ही अजीब लगते थे। ना वह क्यों बार बार मेरे प्रेग्नेंट होने का पूछता था, और अगर पूछता भी था तो ऐसे क्यों, जैसे उसके पीछे उनका कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। मैं घूर कर राजू की तरफ देखने लगी। उसने जब दोबारा मुझे वही सवाल पूछा, अभी मैं जवाब दे भी नहीं पाई थी कि अचानक मुझे उल्टी आ गई और मैं बाथरूम में भागी। वह भी मेरे पीछे आ गया। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बुरा हो गया हो। मेरे बाहर निकलते ही वह बोला कि तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। मैं बहुत हैरान हुई और कहा कि सिर्फ उल्टी ही तो आई है, पर वह मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। अस्पताल ले जाकर मेरा चेकअप करवाया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। मैं अपने पति को देखकर हैरान परेशान रह गई कि बच्चा होने की खबर पर तो उन्हें खुश हो ना हो जाना चाहिए था, फिर वह इतना डरे हुए क्यों थे? मैं यही सोच रही थी कि जब राहुल ने जो कहा, उसे सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। राहुल ने मेल प्रेगनेंसी मेरे रोने और मेरे मना करने के बावजूद गिरवा दी। मेरे पूछने पर बोले कि मैं मजबूर हूँ। मैं बहुत रोई कि भला ये कौन सी मजबूरी है जो अपने ही बच्चे को दुनिया में आने से रोक रही है। मैं बहुत तकलीफ में थी। अब मेरा पति मुझे अपने साथ उस वीरान वाले कमरे में नहीं लेता रहा था, लेकिन अब मैं बस रोती रहती थी क्योंकि मुझे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर से बहुत खुशी मिली थी, लेकिन मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया था। मेरे हर वक्त रोने पर राहुल ने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं डर गई और फिर अपने बच्चे का ख्याल अपने दिल में ही दबाकर खामोश हो गई। लेकिन इसके बाद लगातार 1 साल के अंदर ही अंदर राहुल ने मेरी 3 बार प्रेगनेंसी और गिरवाई थी। अब तो मुझे राहुल से नफरत होने लगी थी। साथ ही साथ उसके घर वालों से भी नफरत होने लगी थी। मुझे अपने बाप से भी नफरत होती थी कि उसने मेरी शादी एक जाहिल गवार आदमी से कर दी। मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि अब माँ बाप से भी बात नहीं करती थी। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। हर वक्त रोती रहती। मेरी सेहत दिन नव दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरा मन मुझे अंदर ही अंदर कचोटा रहता कि मैं अपने बच्चों को नहीं बचा पाई कि एक दिन ऐसे ही लेटी हुई अपनी किस्मत पर रो रही थी। अचानक से मेरा मन बहुत घबराने लगा। सोचा उठकर थोड़ा बाहर टहल लेती हूँ। उठकर जाने लगी तो मुझे चक्कर आ गया। मैं डर गई थी, अगर मैं फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं हुई और मेरे पति ने मेरा बच्चा गिरवा दिया तो क्या होगा। मैं जल्दी से निकलकर बाहर आ गई। किचन में गई और एक गिलास आधा जूस बनाया और उसे लेकर बाहर हवा में टहलने लगी। मैंने सोचा इतने मन हल्का हो जाएगा। मैं नहीं चाहती थी कि राहुल को शक हो कि मैं फिर से मां बनने वाली हूँ। अभी मैं बाहर टहल ही रही थी कि मैं अपने ससुर को नौकरानी के साथ कमरे में जाते देखा। मैं दंग रह गई क्योंकि मेरे ससुर जी तरह छुपकर नौकरानी के साथ जा रहे थे। मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा। मैं भी खामोशी से उस नौकरानी के कमरे की तरफ बढ़ी ताकि देख सकूं कि दोनों इस तरह छुपकर क्यों जा रहे। मैं कमरे के बाहर दरवाजे से कान लगाए थे। जब अंदर से आए आवाज सुनी और जैसे जैसे मिथुन की गई, मेरे पैरों तले से जमीन निकलती गई। मेरे हाथ में जूस का गिलास था जो टूटकर नीचे गिर गया था। ऐसा लगा कि पूरे घर की छत मेरे ऊपर आखिरी हो और उसने मेरे शरीर को तोड़ दिया। और इतना घटिया घिनौना खेल मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। गिलास टूटने की आवाज पर मेरे ससुर और नौकरानी कमरे से बाहर आए। आज मुझे पता चल गया था और उसके बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही ना चला। मेरे ससुर और उस नौकरानी ने मुझे आगे बढ़कर पकड़ना चाहा।
लेकिन मैं चीख पड़ी और फिर जोर जोर से रोने लगी। कमरे से मेरी सांस के बाहर निकलकर हैरत से मुझे देखने लगी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच ले गया। मैं जमीन पर गिर गई थी। सास मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। मेरे ससुर और वह नौकरानी भी कमरे में आ गए। अपनी बर्बादी पर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। जब मेरी सास ने मुझे गले से लगा लिया और फिर मेरे ससुर और नौकरानी ने सारी हकीकत खुलकर सामने रख दी। मेरे सास ने मुझे कुछ बातें की और बहुत देर तक, तो फिर मैंने अपने पति से बदला लेने के बारे में सोचा। मैंने अपने सास ससुर को सब कुछ बता दिया कि राहुल ने मेरी 3 बार प्रेगनेंसी गिरवाई है। मुझे वीरान कमरे में ले जाकर बंद कर देता था, जिसे सुनकर मेरी सास हैरानी से मुझे देख रही थी और फिर वह भी रोने लगी। विश्वास नहीं हो रहा था कि राहुल इस हद तक भी जा सकता है। उसके बाद हम सब ने मिलकर नाटक करना शुरू कर दिया। मैंने और मेरे सास ससुर ने राहुल को इस बार नहीं बताया कि मैं उम्मीद पे हूँ, लेकिन समय गुजारने के साथ साथ जैसे जैसे मेरा पेट पड़ने लगा, मेरा पति परेशान हो गया और फिर मुझे जबरदस्ती अस्पताल लेकर डॉक्टर से कहा कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि कहा कि अगर अब बच्चे को गिराया गया तो आपकी पत्नी की जान जा सकती है। ये सुनते ही राहुल सर पकड़े हुए रोने लगा और बोला कि अगर यह बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान नहीं हूं, क्योंकि मैं उसका राज जान चुकी थी। इसलिए खामोश रही और फिर गुजरते दिनों के साथ उसकी हालत और भी खराब होती चली गई। वह जरूरी काम का कहकर शहर चला गया और मैं सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल अनजान थी। जब मेरी डिलीवरी के दिन पास आए और मेरा पति भी शहर से वापस आया तो उसकी हालत भी काफी खराब थी। कोई पका हुआ मुसाफिर लग रहा था और फिर वह दिन भी आ गया कि हमें अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और आधे घंटे के बाद मिल को मेरा बच्चा लाकर रख दिया। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा बच्चा अंधा पैदा हुआ है और साथ ही साथ इस बच्चे का विकास नॉर्मल लोगों से अलग है। क्यों सर, मैं आपका बच्चा पागल बनकर पूरी जिंदगी गुजाराएगा। ये सुनते ही सबके ऊपर एक मातम सा छा गया था और राहुल घुटनों के बल नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा और मुझ पर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। इसके साथ ही उसने अपने सारे पाप स्वीकार कर ली। तभी उस नौकरानी ने भी अपने ऊपर से चादर उतार कर फेंक। नौकरानी को देखते ही मेरे पति के कदमों तले से जमीन निकल गई थी। वही देर होता चला गया, क्योंकि वह नौकरानी नहीं बल्कि वह तो मेरे पति की पहली पत्नी थी। कुछ साल पहले राहुल अपने दोस्तों के साथ शहर घूमने के लिए गया हुआ था। पहाड़ों की वादियों में घूमते हुए उन्हें वहां एक लड़की मिली थी। जिस कॉलेज में ये था, लड़की वहां खाना बनाती थी। वो लड़की बहुत सुंदर थी, बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह। जब मेरे पति को वो पसंद आ गई। वह बहुत मासूम थी, लेकिन इसके साथ ही समझदार भी। उसने मेरे पति को हद से आगे नहीं बढ़ने दिया, जबकि मेरे पति को उससे बहुत मोहब्बत हो गई थी। वो तो अपनी बिरादरी की रस्मों रिवाज की भूल गए थे और फिर नैनीताल की गाड़ियों में ही उसके बाप से रिश्ते की बात करके उसे शादी कर ली। तो बाकी बूढ़े बाप को भी एतराज नहीं था, क्योंकि उन्हें तो अपने फर्ज फ्री होना ही था। राहुल उन्हें पसंद आ गया। दिखने में स्मार्ट था। उन्होंने कहा कि शादी राहुल के साथ कर दी। शादी के 2 महीने तक कहल और राहुल एक साथ रहे। जब गांव से बुलावे पर उसे गांव जाना पड़ा, काजल से वापस आने का वादा करके वह गांव चला गया। उधर काजल राहुल का इंतजार करती रही और इंतजार की सीमा हद से आगे बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि शोभा एक बेटे को भी जन्म दे दिया, लेकिन राहुल वापस नहीं लौटा। काजल को अपने नाम के साथ बांधे रखा। इधर राहुल बहुत परेशान था, क्योंकि जज्बात में आकर इतना बड़ा कदम उठा तो लिया था, लेकिन अगर यह बात बिरादरी में पता चली तो बहुत बुरा होगा। और इसी बुजदिली की वजह से वह छुप गया और उस लड़की को शहर में ही छोड़ दिया। बच्चा जब 3 महीने, तो मालूम पड़ा, क्योंकि दिल में
ऑपरेशन जरूरी है, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। तो भर सोच चुकी थी कि मर जाएगी, लेकिन उस बेवफा इंसान के बारे में दोबारा नहीं सोचेगी। लेकिन अपने बच्चों को देखकर और उसकी जान बचाने के लिए तड़प उठी और फिर वह राहुल को ढूंढने की कोशिश करने लगी। भगवान ने कृपा की कि उसने राहुल का एक दोस्त मिल गया। वह पढ़ा लिखा लड़का था। उसे काजल की हालत पर दया आ गई और काजल को राहुल के पास पहुंचा दिया के घर वालों के सामने बहुत रोए और अपना बच्चा आगे कर दिया कि अब इसकी जिंदगी आप लोगों के हाथ में है। लेकिन उस समय डर के मारे राहुल के साथ रिश्ते से मुकर गया और कहा कि इस लड़की को नहीं जानता, ना जाने किसका पाप यह मेरी झोली में डाल रही है। बिरादरी वालों ने उस लड़की को घर से निकाल दिया और बहुत ही व्रत किया। मेरी सास ने भी अपने बेटे पर ही विश्वास किया। जब उस लड़की ने अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोते हुए राहु को बद्दुआ दी कि अगर तुम झूठे हो और मैं सच्ची हुई तो मन करे तुम्हारी औलाद भी अपंग पैदा हो, किसी ऐसी बीमारी के साथ पैदा हो कि तुम खून के आंसू रो। लेकिन राहुल को उस समय अपनी इज्जत और बिरादरी का इतना डर था कि उसने काजल को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि इंसानियत के नाते भी उसे अपनी सगी औलाद पर दया नहीं आई। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ससुर को काज पर कुछ विश्वास होने लगा था। जैसे ही काजल घर से बाहर निकली, मेरे ससुर ने अपने नौकर से उसे बुलवाकर खामोशी से उसे अपने नौकर के घर में छुपा दिया। उस बच्चे का डीएनए भी करवाया तो मालूम हुआ कि वह लड़की सच कह रही थी। उसके बाद मेरे ससुर ने उस बच्चे का इलाज करवाया, लेकिन काजल को और बच्चे को सबसे छुपाकर ही रखा, जिससे बिरादरी में उनकी इज्जत बनी रहे। इसलिए मेरी शादी राहुल के साथ करवा दी। लेकिन काजल की दी हुई बद्दुआ को लेकर राहुल बहुत ही डरा हुआ रहने लगा था। काज के घर से जाने के बाद राहुल ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो उसे नहीं मिली थी। रोज काजल को ढूंढने के लिए निकल जाया करता था, लेकिन जब मेरे ससुर ने उसे शहर जाने की वजह पूछी तो फिर वो कोई जवाब नहीं दे पाया और उसने इसका ये हल निकाला कि रोज मुझे अपने साथ लेकर जाता और अपने माँ बाप से कह देता कि मैं प्रिया को उसकी मम्मी पापा के पास ले जा रहा हूँ, और फिर मुझे वीरान कमरे में ले जाकर बंद कर देता और मुझे नींद वाली दवा दे देता, जितने की मैं आराम से पूरी रात सोई रहती और काजल को ढूंढने चला जाता है। मेरी सास अब मुझसे नफरत करने लगी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं रोज अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। मैं घर बनाने वाली लड़की नहीं है। उस दिन भी जब मैं दूध का गिलास लेकर अपने ससुर और कामवाली का पीछा करते हुए कमरे तक गई थी तो कमरे के अंदर से ऐसे ही आधी अधूरी सच्चाई थी। लेकिन आधी अधूरी सच्चाई सुनकर भी मैं पूरी बात समझ गई थी। अजमेरी सास ने उस नौकरानी का चेहरा देखा तो वह भी सारी हकीकत समझ चुकी थी। मुझे भी सारी सच्चाई बता दी थी। मैंने उस लड़की से माफी मांगी, अपने पति की वजह से नहीं बल्कि अपने अंदर पलते एक मासूम और नन्ही सी जान की वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी बद्दुआ मेरे बच्चे को लगे। तो काजल ने मुझे माफ कर दिया था, मुझे गले से लगा लिया था, और जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे साथ और ससुर ने नाटक किया और डॉक्टर को समझा दिया कि तुम्हें बाहर जाकर कहना है कि बच्चा अंधा और अब नॉर्मल पैदा हुआ है, जिसे सुनते ही मेरे पति ने रोते हुए अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए थे। इस बात को साल गुजर चुका है, लेकिन बिरादरी के रस्मों रिवाज अब भी वही है। मैं और काजल अब एक साथ मिलकर रहते हैं। काजल का बेटा 4 साल का हो चुका है और मेरा बेटा 1 साल का हो चुका है। हम दोनों बहनों की तरह रहते हैं और दोनों बच्चे आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। हम दोनों मजबूर हैं बिरादरी के पुराने रस्मों पसली, लेकिन अपने पति को भी माफ नहीं किया है। मेरे पापा भी अपने फैसले पर शर्मिंदा है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि पुराने रस्मों रिवाज हमारे भलाई के लिए ही हो। कुछ नुकसानदायक साबित होते हैं, जिन्हें तोड़ देने में ही भलाई है। हमारे बुजुर्ग भी इंसान ही थे, उनसे भी गलत ही हो सकती है। उस समय हालात को देखते हुए उन्होंने जो भी रस्मों रिवाज बना उनके समय के लिए ठीक होंगे, लेकिन बदलते समय के साथ रस्मों रिवाजों को भी बदलना पड़ता है।
मैंने और काज ने अभी तक राहुल को माफ नहीं किया है। वो रोज शहर से एक माफीनामा भेजता है, लेकिन मेरा दिल उसे माफ करने का नहीं करता और ना ही काजल का, क्योंकि हम दोनों ने बहुत जिला है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? क्या हम दोनों को राहु को माफ कर देना चाहिए और उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।